हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ एसएफएम। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और इस नए चैप्टर का नाम है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। हमने सिक्योरिटी एनालिसिस जस्ट कंप्लीट किया। उसमें एक आधा एरिया है जिसको हम आगे जाकर के कभी देखना चाहेंगे तो देखेंगे, मे बी सीधा रिविजन्स में देख ले, या पहले कभी मैं ऐसे ही रैंडमली कोई एक छोटा सा वीडियो बना करके ना ऐड कर दूं इन सिक्योरिटी एनालिसिस। दैट कैन हैपन। एक छोटा सा एरिया है, 10 मिनट का डिस्कशन है। सो आई थॉट नॉट टू पैच इट हियर। चैप्टर की शुरुआत में किसी और चैप्टर का डिस्कशन अच्छा नहीं लगता। सो वी आर नॉट डूइंग एनी पर्टिकुलर subject matter from security analysis here. We are straight away starting off with our portfolio management. जो बच्चे इन क्लासेस को रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनके लिए तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। दे विल फाइंड अनदर एक स्मॉल पैच वीडियो जो कंप्लीट करते हुए वो लोग यहाँ आए होंगे, और जो लोग मेरे साथ लाइव कर रहे हैं, जाहिर सी बात है एक छोटा सा रिकॉर्डिंग आपके लिए शायद डाला जाएगा इन सिक्योरिटी एनालिसिस, वो आप आगे जाकर के देख लीजिएगा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। एट द सेम टाइम रियल लाइफ, रियल जिंदगी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर में आप फाइनेंस को कोर लेवल पे सीखेंगे, आप फाइनेंस को जिएंगे। स्टॉक मार्केट की बातें होंगी, गोल्ड की बातें होंगी, विल टॉक अबाउट एवरी सिंगल पॉसिबल एसेट क्लास, और हम बात करेंगे कि रियल लाइफ में हमको अपने पैसे को कैसे मैनेज करना चाहिए। दिस इज दैट चैप्टर विच विल टीच यू डायरेक्टली एवरीथिंग दैट यू हैव टू डू इन योर लाइफ। और आप कहेंगे सर बाकी चैप्टर्स का क्या? बाकी चैप्टर्स खोल खोल के देख लीजिए। कैपिटल बजटिंग आपके क्या ही काम आएगा। हाँ, मैं समझता हूं आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए, आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने हुए, तो शायद आप उस समय इवैल्यूएशन करने के लिए कैपिटल बजटिंग को यूज कर सकते हैं। बट अदरवाइज एक आम नागरिक की जिंदगी में कैपिटल बजटिंग का क्या ही रोल है? लीजिंग का क्या रोल है? नहीं है रोल। लीज पे जब हम किसी भी एसेट को लेते हैं, कितना भी आप इवैल्यूएशन कर लीजिए, लीज के टर्म्स आमतौर पे लेजर ही फाइनल करता है। आपको लेना है नहीं लेना आप देख लो। तो उसमें टर्म्स को डिसाइड करना या बाकी सारा काम करना वो हमारे हाथ का चीज तो नहीं है। और मैं ऑब्वियसली एक बहुत बड़े वाइड पॉइंट ऑफ व्यू के साथ नहीं बता रहा हूं आपको, मैं एक कॉमन इंसान की जिंदगी के लिए बता रहा हूं कि अगर आप एक आम नागरिक की तरह जिंदगी जीते हैं, आप जॉब पे जाते हैं, जॉब से वापस आते हैं और उसके बाद सोचते हैं मैंने एसएफएम में जो जो सीखा वो मेरे काम आ रहा है क्या, तो सारे चैप्टर्स आपको लाइन से बोलेंगे नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। एक दो चैप्टर्स हैं जो बोलेंगे आ रहा है, जिसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल टॉपिक्स। Now some of you would argue, सर सिक्योरिटी एनालिसिस सर क्या बोल रहे हो सर, इतना बढ़िया चैप्टर सीखा आपने, उस चैप्टर में हम लोग स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं, उससे पता चल जाएगा स्टॉक सही है कि गलत है ना, मतलब लेना है कि नहीं लेना है, कितना मस्त पता चल जाएगा। सही बात है, थियोरेटिकली पता चल जाएगा, बट मैं एक अच्छे शिक्षक के तौर पे आपको ये भी बता दूं कि जो चीजें आप सीख रहे हैं यहाँ पे वो किताबी चीजें हैं एंड ये रियल लाइफ में अप्लाई होंगी ही नहीं। So things that you are talking about, security analysis, intrinsic value, ये वो फलाना ढिमकाना, कोई मॉडल रियल लाइफ में वर्क नहीं करता है। आप क्यों सीख रहे हैं? बिकॉज पूरी दुनिया ऐसे चलती है। एक बेसिस तो लिया जाता है, पर उस बेसिस के हिसाब से सब कुछ हो ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल्स ले सकते हैं हम बहुत सारे यहाँ पे, एंड ऑब्वियसली वो पोर्टफोलियो पे भी लागू होगा क्योंकि पोर्टफोलियो भी डेटा ड्रिवन है। तो अगर डेटा अपने आप में खराब हो गया या डेटा वर्क नहीं कर रहा है, हिस्टोरिकल डेटा और फ्यूचर डेटा आपस में रिलेटेड नहीं है, तो ऑब्वियसली आपकी सारी की सारी एनालिसिस दरी की दरी रह सकती है। लेकिन फिर भी पोर्टफोलियो आपको सिखाएगा। सिक्योरिटी में बहुत सारे मॉडल्स आपने सीखे हैं, मैंने क्लास के दौरान भी कहा था, आज वापस कह रहा हूं, वो सारे मॉडल्स इन रियल वर्ल्ड काम नहीं आएंगे। काम मार्केट में आता है अगर कुछ तो वो है आपका एक्सपीरियंस, काम स्टॉक मार्केट में अगर कुछ आता है वो है आपकी गलतियां। इसीलिए आज से, अभी से स्टॉक मार्केट में रुचि बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कब 10 साल निकल जाएंगे एंड 10 साल बाद आप पीछे मुड़ करके देखेंगे तो आप बोलेंगे मैंने सिर्फ सीखा ही है, पैसे नहीं कमाए। दिस इज द एग्जैक्ट केस विथ मी। अब जाहिर सी बात है, जब मैं आपको कह रहा हूं कि मैंने पैसे नहीं कमाए, तो मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं कि स्टॉक मार्केट में मैंने अभी तक 1 करोड़ रुपए से कम कमाए हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि भैया मैंने कोई खास पैसे नहीं कमाए। ठीक है, 1 करोड़ से वैसे देखा जाए तो थोड़ा ज्यादा और कम है, ठीक है, बट जो भी है, आई हैव नॉट अर्नड मोर देन अ फ्यू लैक्स इन द मार्केट, एंड इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैंने क्या ही अभी तक हासिल किया है। एंड जाहिर सी बात है, जो मेरी नेटवर्थ आज के दिन पे है उसके हिसाब से कुछ लाखों तक ही प्रॉफिट हो सकता है, बट जैसे जैसे मेरी भी नेटवर्थ बढ़ेगी मैं चाहूंगा कि यार साल दर साल कम से कम 1 करोड़ रुपए तो मार्केट से कमाए। और आपको ये बता भी देता हूं मैं कि ये मेरा टारगेट है। जिस दिन मैंने मार्केट से 1 करोड़ रुपए कमाने शुरू कर दिए एवरी ईयर, ये शायद 5-6 साल में होने लगेगा,
तो उस समय मैं कह सकूंगा कि गौरव काबरा हैव बीन रेप्लिकेटेड। मैं अपने आप को रेप्लिकेट कर पाया, एक ऐसा गौरव काबरा मैं खड़ा कर दूंगा तब तक जो अब मेरे फैमिली के लिए, मेरे वेकेशंस के लिए पैसे कमा करके ला रहा होगा। और उस समय मेरे ऊपर बर्डन नहीं होगा कि जाओ ऑपरेशनल इनकम कमा करके लेके आओ। उस समय मेरे को जो मर्जी होगी मैं वो काम करूंगा। नाउ दिस इज व्हाट आई हैव प्लान फॉर माई सेल्फ। प्लान लंबे हैं, दूर दूर के हैं, बट प्लान्स तो हैं। इस तरह के प्लान्स आपको भी बनाने हैं। आपको भी आज से मार्केट में रुचि लेनी है, और जो चीजें सिखाई जाए उनको जरूर से अप्लाई कीजिए, उनको जरूर से सीखिए। पर ये कतई नहीं माने कि जो आप सीख रहे हैं वो काम आ जाएगा मार्केट में। वो इनडायरेक्टली आपको कुछ ना कुछ सिखा देगा, बट वो एग्जैक्टली मार्केट में काम आएगा ऐसा जरूरी एकदम भी नहीं है। बट आज जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं ये कुछ ज्यादा सिखाएगा, और इस चैप्टर की शुरुआत करने के लिए हम थोड़े से तड़क भड़क आर्ग्यूमेंट्स में जा सकते हैं। हम हो सकता है शुरुआत में ऐसी बातें मैं आपको बोल दूं जो आपको चैलेंज कर दे कि अरे ये क्या बोल दिया। तो प्लीज कंसंट्रेट करते रहिएगा। मैं आपको बहुत ही एक मस्त लाइवली एनवायरनमेंट में ले जाऊंगा। मजा आएगा सारी बातें सुनने में। और बेस्ट बात पता है क्या, आज 1-1.25 घंटे क्लास होगी, पढ़ाई नहीं होगी, ठीक है ना। मजा, अरे भैया और क्या चाहिए हमको। आप सिर्फ आज टॉपिक इंट्रोड्यूस कराओ, आज पढ़ाओ भी मत आप। मैं वही करने वाला हूँ। आज किताब नहीं खोलेंगे, कॉपी में जरूर थोड़ा बहुत काम करेंगे हम। तो आप प्लीज अपनी कॉपियां खोल लीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस चैप्टर। प्लीज कॉपी में लिखिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आप चाहे तो इसको सिर्फ पोर्टफोलियो भी लिख सकते हैं, या पोर्टफोलियो एमजीटी लिख सकते हैं। आप जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं इसको। दिस इज क्लास नंबर 1। आ जाओ दोस्तों, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब ये है क्या, ठीक है, ये है क्या भैया, क्या नाटक चल रही है। पोर्टफोलियो क्या होता है। हमने तो पोर्टफोलियो सुना हुआ है कि कोई मॉडल बनता है, कोई एक्टर बनता है, तो वो लोग फोटो खिंचवाता है, फोटो खिंचवाने के कलेक्शन को बोलते हैं पोर्टफोलियो। सही बात है, आप ठीक ही सुने हो। ये जो कलेक्शन ऑफ एनीथिंग होता है ना, उसी को पोर्टफोलियो कहते हैं। अब हम इन्वेस्टर लोग हैं, तो हम जहां जहां निवेश करते हैं, हम जहां जहां इन्वेस्ट करते हैं, उस कलेक्शन को हम नाम देते हैं पोर्टफोलियो। इसको मैनेज करना पड़ेगा, पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, तो मैनेज तो करना पड़ेगा। एंड हेंस फोर्थ द नेम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। यानी और कुछ नहीं हो रहा है, आपने जहां जहां पैसे लगाए हैं उन सब का आप ढंग से मैनेजमेंट करना सीख रहे हैं। व्हाट आई हैव लर्नड इन माय लाइफ इज कि रिस्क मैनेजमेंट सबसे ऊपर आता है। आप पैसे भले ही ना कमा पाए, पर अगर आप अपनी जिंदगी से, अपने इन्वेस्टमेंट से रिस्क कम कर पाए, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। एंड ये टॉपिक उस चीज को आपको अच्छे से सिखाएगा। इट विल टीच यू दैट। कैसे सर, कैसे होगा ये संभव, हम बात करेंगे उसके ऊपर। मैं एग्जांपल्स हाइपोथेटिकल जरूर लूंगा, पर वो रियल लाइफ से रिजेंबलेंस रखेंगे। और आज बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल डेफिनेटली गो विथ सम सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ पोर्टफोलियो शुड बी मैनेज्ड। शुरुआत करते हैं। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ऑब्जर्व करते जाइएगा। आपके घर में कोई ना कोई है जो इन्वेस्ट करता है, ठीक है, पोर्टफोलियो में करता है, सॉरी मतलब स्टॉक्स में करता है, या म्यूचुअल फंड में करता है, या कहीं पे भी करता है इन्वेस्टमेंट। एक बार उनकी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचिए। इफ यू हैव एक्सेस टू दैट डेटा, क्या उन्होंने सारे पैसे एक ही स्टॉक में डाल दिए क्या? अभी सबके जवाब आ रहे होंगे नो 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 नो। एक स्टॉक में नहीं डाले हैं सर पैसे, पैसे अलग अलग जगह है, ठीक है। अलग अलग जगह है मतलब आप ये कह रहे हो कि मल्टीपल स्टॉक्स में डाले हुए हैं। हाँ सर, मेरे पापा के पास 40 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है, 40 स्टॉक्स, डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स, अलग अलग जगह डाला है, ठीक है, वेरी गुड। कोई बोलेगा कि सर मेरे पापा के पास में या मेरे चाचा के पास में 100 स्टॉक्स है सर, 100 स्टॉक्स, ठीक है, अच्छी बात है। आप जाकर के उनसे पूछिए काय को अलग अलग जगह पैसा डाल रहे हो, एक ही स्टॉक में डालो ना, सीधा आर या पार, खत्म कहानी। दे वुडंट, वो नहीं करेंगे ऐसा। वो बोले नहीं नहीं नहीं, 40 जगह ठीक है, 100 जगह ठीक है, 150 जगह ठीक है। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करने वाले ना ऐसे करते हैं, वो एक स्कीम पे नहीं इन्वेस्ट करते, मल्टीपल स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। 10-12 स्कीम्स में एसआईपी चल रही है। व्हेन यू आस्क देम, तो वो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आपको बोलेंगे डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डाइवर्सिफिकेशन। क्या होता है ये? तो समझाएंगे अपने स्टाइल में, आपको समझाएंगे। डाइवर्सिफिकेशन होता है कि एक धड़ाम से गिरा तो दूसरा बचा लेगा।
यही है डाइवर्सिफिकेशन, एकदम सिंपल। एक गिरा तो दूसरा बचा लेगा। सही है, एकदम सही बोल रहे हो। क्या ये स्टॉक्स पे लागू होता है? एकदम लागू होता है भाई। अगर तुमने 40 स्टॉक खरीद लिए, 40 स्टॉक्स तुमने खरीदे, कल को एक स्टॉक की पटाई हो गई तो बाकी तो बचाएंगे ना यार तुमको। सिमिलरली तुमने 100 स्टॉक्स ले लिए, एक की पटाई हो गई, बाकी बचाएंगे ना तुमको। सो 100% अगर आप ज्यादा बड़े स्पेस में इन्वेस्ट करते हो, आपकी रिस्क थोड़ी कम हो ही जाती है। इसको हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। सर और एग्जांपल लो, हमको ये सब इतना अंदर घुस घुस के एग्जांपल नहीं चाहिए, इजी एग्जांपल लो। इजी एग्जांपल लेता हूं यार, सबसे इजी, एकदम बचकाना एग्जांपल लेता हूं। 10 दोस्त हैं, एक भूत बंगले में घुस गए, ठीक है। 9 दोस्त एक साथ है, इकट्ठे हैं। एक दोस्त भटक गया उस भूत बंगले में, इधर उधर हो गया। क्या होने वाला है अगले सीन में? मुझे पता है, मुझे पता है कि आपको पता है। सर वो गया, वो गया, वो नहीं आएगा वापस, है ना। या सर क्लाइमेक्स में आएगा, वो तो जिंदा था फुल टाइम, क्लाइमेक्स में आएगा। अरे छोड़ो यार, तुम छोड़ो, मूवी मत बनाने जाओ। बस ये समझो कि जो अकेला होता है, क्या वो साउथ में कैसे करते हैं, मारा जाएगा है ऐसे करके, है ना एकदम। तो भाई वो मारा जाएगा भैया, अकेला है तो मारा जाएगा। अकेला सबसे ज्यादा रिस्क में होता है। अगर तुमने उसके ऊपर पूरा बेट कर दिया, गया। साथ में झुंड में है तो थोड़ा सुरक्षित है। अभी भी कहीं को नहीं समझ में आया, वरना वेरी बचकाना, गिव अस गुड एग्जांपल। तो आपके अंदर के सट्टाखोर को ना जगाना पड़ेगा। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो इंडिया का मैच हो रहा है, ठीक है, और इंडिया के मैच पे आपको बेटिंग करनी है। बेटिंग इज इलीगल बाय द वे। अब तो ड्रीम 11 वगैरह सभी है, तो काहेगा इलीगल? लीगल है, लीगल है, ठीक है। आपको बेटिंग करना है इंडियन टीम पे। अब आपके माइंड में आ रहा है दो चीज, या तो मैं बेट करता हूं, मैच शुरू नहीं हुआ है, बेट करता हूं कि भाई आज तो कोई एक प्लेयर है जो कि 100 मार के जाएगा, 100 मार के जाएगा, और आप उसके लिए लाख रुपया पटकने के लिए रेडी हो, 1 लाख रुपीज का बेट करने के लिए रेडी हो। मुझे पता है छोटा मोटा अमाउंट 100-200 बोलूंगा ना तो आप लोग फिर भी ले लोगे रिस्क। ना ना ना, बड़ा अमाउंट ले रहे हैं। 1 लाख रुपीज ऑन द टेबल पटकना आपको, एंड यू आर ट्राइंग टू बेट कि कोई भी पर्टिकुलर प्लेयर है वो 100 मारेगा इन द मैच। उसका दाव क्या चल रहा है पता है? उसका अभी रेट क्या चल रहा है? 1 लाख का 10 लाख मिलेगा आपको। अगर आपने बोला कोई प्लेयर सेंचुरी मारेगा और वो सच में मार देता है तो आपको 1 लाख के बदले 10 लाख मिलेगा, और सर नहीं मारा तो लड्डू, पैसा गया। इसके अगेंस्ट बेटिंग चल रहा है कि आज के मैच में जीतेगा कौन, इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा, और उस पे बेट चल रहा है 1:2 का। मतलब 1 लाख रुपया अगर आपने पटका तो आपको सिर्फ 2 लाख रुपया मिलेगा अगर आप जीते तो। हारने पे यहां पे भी लड्डू ही है, मतलब दोनों केस में लड्डू ही है भैया। हार गए तो खत्म खेला, चुपचाप घूमो और घर चले आओ, और घर जाके बोलना नहीं कि ऐसा सट्टा खेल गए थे। लेकिन 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 दोनों में रिवॉर्ड रेशियो बहुत डिफरेंट है। जिस पे आपने बेट किया उसने सेंचुरी मारी तो भाई 10 गुना पैसा मिलेगा, एकदम कसिनो वाला फील। और टीम पे क्या है, 2 गुना ही मिलेगा, क्या ही रखा है ना। मुझे बताओ कौन सा ज्यादा रिस्की है, ये बताओ आप। आपके हिसाब से बेटिंग ऑन द एंटायर टीम इज मोर रिस्की, और बेटिंग ऑन एन इंडिविजुअल प्लेयर इज मोर रिस्की? अब कोई कमेंट में ये मत लिखना बेटिंग ऑन इंडियन टीम इज रिस्की। रुको है भाई, एकदम ऐसा सैवेज मोड में नहीं आना है कि इंडियन टीम पे बैट करना ही रिस्की है। बट हाँ, फिर भी इन जनरल आपको क्या लगता है, एक प्लेयर सेंचुरी मारेगा वो बैट करना इजी है, लेस रिस्की है, या पूरा टीम? एज यू विल रोल योर फिंगर्स ओवर द चैट बॉक्स, मैं बता देता हूं भाई साहब, एक प्लेयर पे अगर आप बैटिंग करोगे यार वो तो बहुत रिस्की गेम हो गया ना। वो प्लेयर आ करके 100 मारेगा, सोचो आपका दिल धक धक कर रहा है, वो हर बॉल खेल रहा है, आपका दिल धक 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 कर रहा है, आपको लग रहा है ये आउट हो जाएगा, ये आउट हो जाएगा, ये आउट हो जाएगा। जबकि टीम का पूरा अगर सिचुएशन देखें तो टीम अच्छे से खेल रहा है, कोई ना कोई बैटिंग करके जाएगा, कोई ना कोई बॉलिंग कर लेगा, कोई कैसे ना कैसे करके जीत जाएगा। टीम एज अ होल इज लेसर रिस्की एंड इंडिविजुअल इज मोर रिस्की। दिस इज द एसेंस ऑफ पोर्टफोलियो। हम सभी पोर्टफोलियो क्यों बनाते हैं, क्यों इकट्ठा कर रहे हैं 40-40 शेयर, 100 शेयर, 40, 100, व्हाई सो मेनी शेयर्स? बिकॉज statistically also it is said that if you have 30 plus securities in your portfolio, 30 plus securities in your portfolio, you will diversify some of the risk, not all risk. मैं ये एकदम नहीं कह रहा कि तुमने पोर्टफोलियो में 30 स्टॉक्स डाल दिए
तो अब तुम्हारा पोर्टफोलियो से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, सब कुछ हो सकता है, बट थोड़ा सा ना संभल संभल के चलेगा। एकदम से तुम्हारी पिटाई नहीं हो जाएगी, एकदम से तुम्हारा एकदम भाग नहीं जाएगा पोर्टफोलियो, थोड़ा सा रिस्क लोअर डाउन हो जाएगा, एंड दैट विल बेसिकली हेल्प यू कंट्रोल योर माइंड कि हाँ भाई सब ठीक चल रहा है। इस डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में ही हम सभी पोर्टफोलियो बनाते हैं। बट हेयर्स अ कैच, हेयर्स अ कैच, हेयर्स अ कैच, हेयर्स अ कैच। आपके पापा, चाचा, मम्मी, चाची, जो भी है, जो भी ये सोच रहे थे कि अगर हम 40 स्टॉक्स ले लेते हैं तो हमको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलेगा, उनकी सोच एकदम सही तो नहीं है। देयर आर सम प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स, यस। प्रॉब्लम क्या बताया? तुम भाई एट द एंड क्या खरीद रहे हो? स्टॉक ही खरीद रहे हो। ये बहुत बहुत गहरी चीज है। अधिकतर लोग इस बात को समझते नहीं है, एंड दे थिंक कि नहीं नहीं हमको तो फायदा हो रहा है। ऐसा नहीं होता है। आप स्टॉक्स में और स्टॉक्स ही दे रहे हो ना, तो वो रिस्क एड अप होते ही जा रही है। हर थोड़ा थोड़ा करके आपका डाइवर्सिफिकेशन होगा, रिस्क थोड़ी थोड़ी कम होगी। एड अप इन द सेंस मतलब आप इक्विटी में ही एक्सपोजर लेते जा रहे हो, आप स्टॉक्स पे स्टॉक्स ही खरीद रहे हो, तो आप एट द एंड इक्विटी में एक्सपोजर रख रहे हो, तो आपकी रिस्क कम अगर हो भी रही है तो बहुत धीरे 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 हो रही है। सही डाइवर्सिफिकेशन पता है क्या होता है? सही डाइवर्सिफिकेशन होता है व्हेन यू डाइवर्सिफाई अक्रॉस एसेट क्लासेस। फिर से बोल रहा हूं, व्हेन यू डाइवर्सिफाई अक्रॉस एसेट क्लासेस। अब बात कर लेते हैं एसेट क्लासेस का। तो एसेट क्लासेस में इक्विटी यानी स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स, ये एक एसेट क्लास होता है। सेकेंड एसेट क्लास इज फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। हम पढ़ करके आए सिक्योरिटी एनालिसिस में, बॉन्ड्स वगैरह, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, वो होता है सेकेंड एसेट क्लास। थर्ड इज गोल्ड, वो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में कमोडिटीज के अंदर के डेफिनेशन में आता है। फोर्थ इज रियल एस्टेट, एंड उसके बाद और कहीं पे भी हम जा सकते हैं, पर अगेन मैं एक आम जिंदगी और एक आम नागरिक के तौर पे बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा हमारा एक्सपोजर इन चार चीजों में होता है। इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, गोल्ड, रियल एस्टेट। सही मायने में अगर अपना पैसा यहां फैलाया है ना, अलग 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 अलग, तब जाकर के आपको जबरदस्त डाइवर्सिफिकेशन का फायदा होता है। नहीं समझे अभी भी? आप बोल रहे हो नहीं समझे सर, हमको नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। मैं फिर समझाता हूं। आपके पास 2 करोड़ रुपए है, आपने पूरे 2 करोड़ रुपए उठा करके सारे के सारे स्टॉक मार्केट में डाल दिए, लेकिन 50 अलग अलग शेयरों में डाल दिए, ठीक है? एंड अमेरिका कोई कंट्री पे न्यूक्लियर बम फोड़ दिया, सर बम 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 फोड़ दिया। आप सुबह एकदम रेडी थे, एकदम नहा धो करके आज मार्केट में कमाई होगी, और सुबह 9 बजे मार्केट खुलने से पहले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ गया, अमेरिका बॉम्ब्ड सम कंट्री एंड डिस्ट्रॉयड द एंटायर सिटी। ये नोटिफिकेशन आया है। अब क्या मन क्या कर रहा है आपका? भैया फोन को ऐसा रख दो, ठीक है, और चुपचाप पलंग में अपना क्या बोलते हैं तकिए में मुंह डालो और रो जोर जोर से। क्यों सर, क्या होने वाला है? क्या क्या होने वाला है? तुमने अपनी पूरी जिंदगी डाल दी किधर? स्टॉक्स में। तुमको ये ख्याल भी नहीं आना चाहिए, ओ आई हैव इन्वेस्टेड इन 40 स्टॉक्स, व्हाट विल हैपन टू मी। कम ऑन, कहां जा रहे हो आप? आपने कहा इन्वेस्ट किया? स्टॉक्स में ही तो किया। उस दिन मार्केट में क्या होने वाला है सबको पता है भैया। निफ्टी तो सर्किट खा जाएगा। सर्किट का मतलब होता है कि एकदम जहां लोएस्ट लेवल पे आना चाहिए ना, वहां जाकर के बंद हो जाएगा ट्रेडिंग। निफ्टी की ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। आपके स्टॉक्स में तो 15-15, 20-20% की गिरावट आएगी। एक बार के लिए मान लेते हैं आपका पोर्टफोलियो 18% से गिर जाता है। 18% इन अ सिंगल डे। कितने का पोर्टफोलियो? 2 करोड़। कितने से गिरा? 18%। 36 लाख का नुकसान एक दिन में। चुप रहा है यार, चुप रहा है भैया, इतने तो पैसे ही नहीं हमारे पास अभी जितना आप नुकसान बता रहे हो। सही बात है, नुकसान तो हो रहा है 36 लाख। और उतने में शांति थोड़ी ना है। अगर कोई बॉम्ब मारा है इस तरह का, न्यूक्लियर मतलब वर्ल्ड वॉर ही चल रहा है और कोई न्यूक्लियर बॉम्ब मार दिया, पिछले 100 सालों में कितनी बार हुआ है ये? 100 साल छोड़ो, पूरे ह्यूमन काइंड में 2 बार हुआ है ऐसा। ओनली 2 टाइम्स। तीसरी बार हो जाए तो मार्केट्स कोई नहीं झेल पाएंगे। अगले दिन फिर नुकसान होगा, अगले दिन फिर नुकसान होगा। मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये सच में ऐसा हकीकत हो जाए कि कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री पे न्यूक्लियर अटैक कर दे,
पोर्टफोलियो में 60% गिरावट होगी, आप 40 स्टॉक लेके बैठो या 100 स्टॉक्स लेके बैठो, 60% पोर्टफोलियो गिर जाएगा। मतलब 2 करोड़ रुपए जो आपने पाई पाई जोड़ करके पसीना बहा करके इकट्ठा किए थे, उसमें से 1.2 करोड़, एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, यू विल बी लेफ्ट विथ ओनली 80 lakhs। सुन करके खराब लग रहा है, दिल दुख रहा है, दिल दुख रहा है, दिल दुख रहा है, ठीक है। अब यही चीज मुझे समझानी है, ये जो रिस्क है ना, जो ये हुआ ये सब कुछ, इस रिस्क को हम कहते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक रिस्क। ये सिस्टमैटिक रिस्क जो है ये मार्केट पे इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड में कुछ हो रहा है तो मार्केट पे उसका इंपैक्ट आएगा। आपने जो अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, आपने जो डाइवर्सिफाई किया, वो है अनसिस्टमैटिक रिस्क। क्या किया? अनसिस्टमैटिक रिस्क। दो अलग अलग टाइप की रिस्क होती है, बस इतना ही समझो। आपने यार बेसिकली क्या किया, एक शिपिंग कंपनी भी ले ली, तो एक रेल कंपनी ले ली, एक बैंक ले ली, तो आप सेक्टर के लिए तो खुद को बचा लिए कि कोई सेक्टर में गिरावट आया तो मैं बच जाऊंगा क्योंकि मेरे पास बाकी सेक्टर्स भी है। बट तुम्हारा पूरा इक्विटी एक्सपोजर तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क से गवर्न हो रहा है, तो ऐसे में तुम्हारा पूरा पोर्टफोलियो उड़ेगा, उस दिन कोई नहीं बचेगा। हाँ, कोई 5% गिरेगा, कोई 25% गिरेगा। Some stock will fall by 5, some will fall by 25, but still you will see significant losses in your portfolio. Now the question arises, हमको इसको कम करना है, हमको इस रिस्क को कम करना है। कल को कोई न्यूक्लियर अटैक भी कर दे तो भी हमको तो बचना है, हमको कॉकरोच बनना है। तो कैसे होगा? कॉकरोच बनने के लिए मार्केट के अलावा और भी पैसे डालो कहीं और। जैसे कि सर क्या? जैसे कि नंबर 1, गोल्ड में डालो। गोल्ड में डालो। गोल्ड का आपको मैं बता देता हूं, जब भी वॉर लाइक सिचुएशन होता है ना, गोल्ड का दाम धड़ाधड़ बढ़ने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब वॉर लाइक सिचुएशन होता है तो एक न्यू नॉर्मलसी एस्टैब्लिश होती है कभी ना कभी जाकर के। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आज की डेट पे बहुत ज्यादा ऐसी चर्चा है, कंट्रीज आर ट्राइंग कि यूएस डॉलर्स में ना ट्रेड ना करे। अगर यूएस डॉलर्स को प्रेफर्ड करेंसी नहीं माना गया इन मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड्स, ये इकलौता इतना सा स्टेप वर्ल्ड वॉर क्रिएट कर सकता है। कई कंट्रियां ये ट्राई कर रही है कि हम यूएसडी में लेना देना नहीं करेंगे, ट्रेडिंग नहीं करेंगे। इंडिया भी उसमें शामिल है। इंडिया भी बोलता है हमको यूएसडी में नहीं लेना देना है, इंडियन रुपये में करो। एंड ऑब्वियसली रशिया एंड मेनी मोर कंट्रीज आर आल्सो ट्राइंग कि डॉलर को आउट करे फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेडिंग। इस पूरे प्रोसेस में अगर सच में कुछ ऐसा हो गया तो वर्ल्ड में एक नई करेंसी का दबदबा उठेगा, एक नई करेंसी उठ करके आएगी। इट कुड बी चाइनीज वन, इट कुड बी एनी अदर करेंसी। क्या पता यूरो बहुत पावरफुल हो जाए। पर पावरफुल होने के लिए आपकी सेंट्रल बैंक के पास होना चाहिए दम। और सेंट्रल बैंक के पास पता दम कहां से आता है? थ्रू गोल्ड रिजर्व्स। बात पुरानी हो गई, लेकिन फिर भी आपको मैं समझाता हूं कि इकोनॉमीज, करेंसीज जब बनाई थी कोई टाइम पे, अब तो फिएट करेंसी का कॉन्सेप्ट है तो अब तो कोई बैकिंग नहीं है, लेकिन आज भी नोट के ऊपर लिखा हुआ रहता है कि आरबीआई गवर्नर आपको, मतलब 100 रुपए पे लिखा हुआ है क्या कि हम आपको 100 रुपए देंगे। भाई 100 रुपए के नोट पे तुम लिख रहे हो 100 रुपए देंगे, क्या मतलब? इसका मतलब क्या है? तो इसका मैं तुमको एकदम डूम्स डे में ले जाता हूं कि कल को एकदम सब खत्म हो गया, वर्ल्ड तबाह हो गया, तब क्या होगा? तो नियम से अगर आप वो 100 रुपए का नोट ले जाओ आरबीआई में, तो आरबीआई उसके बदले का आपको सोना देगा, कोई ऐसा चीज देगा जो उस दिन वर्थ हो 100 रुपीज का। क्या मालूम आरबीआई कैन ऑल्सो गिव यू एनी अदर कमोडिटी। क्या मालूम गेहूं दे दे, क्या मालूम चावल दे दे, दैट कैन हैपन ऑल्सो। बट फॉर द टाइम बीइंग जो पूरा एक कॉन्सेप्ट बना था, वो कॉन्सेप्ट बना था गोल्ड के अगेंस्ट। पहले जितनी करेंसी प्रिंट होती थी उसका एक परसेंटेज गोल्ड के रिजर्व्स के तौर पे रखा जाता था, अब वो कॉन्सेप्ट चला गया। सो आज की डेट पे देयर इज नो बैकिंग। कल को कुछ ऐसा हो जाए इंडिया में कि सब गवर्नमेंट के पास गए और जाकर बोलो हमको तो इसका वर्थ दो, पैसों पे अब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, और गवर्नमेंट हाथ खड़े करते तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। यू विल गेट नथिंग इफ द गवर्नमेंट डिक्लेयर्स इटसेल्फ बैंकरप्ट, गेम ओवर, खेल खेल खत्म। उस दिन आपके वो 100 रुपए पे कितना ही लिखा हुआ रहे कि हमको इसका इतना वर्थ मिलेगा, वर्थ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। पर पहले जब इसकी सोच आई थी तो यही आई थी सोच कि कल को कोई गवर्नमेंट डूबे कुछ हो तो एटलीस्ट उतने पैसे का आपको कम से कम गोल्ड रिजर्व मिल जाए। तो गोल्ड इतना पावरफुल है, और इतने पावरफुल चीज में अगर आप डाइवर्सिफाई करो तो आपको थोड़ा फायदा होगा।
कैसे सर, कैसे होता है? वो इसलिए होगा कि कल को अगर कोई ऐसा न्यूक्लियर अटैक हो जाए तो आपका इक्विटी पोर्टफोलियो धड़ाम से गिर रहा है, लेकिन आपने मान लो 2 करोड़ में 1 करोड़ इक्विटी में डाला था और 1 करोड़ गोल्ड में डाला, तो पता है गोल्ड उल्टा भागेगा, गोल्ड के दाम बढ़ेंगे। हाँ, एक बार की गिरेगा लेकिन फिर बहुत जोर से बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि फिर नई सुपर पावर की बात होगी। हर वर्ल्ड वॉर के बाद एक नई कंट्री बोलती है अब हम दादा, तो वो दादा बनने के लिए उसको चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट एसेट, और सबसे इंपॉर्टेंट एसेट जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड है वो है गोल्ड। एंड इसीलिए गोल्ड एक इंपॉर्टेंट कमोडिटी है, एंड इसमें डाइवर्सिफिकेशन करना आमतौर पे एडवांटेजियस है। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट अ बिट इन एफडीज। कहीं न्यूक्लियर अटैक हुआ, आपका एफडी एसबीआई में है, आपकी एफडी को क्या होगा? ऐसा थोड़ा ना होगा बैंक से मैसेज आएगा सर आपकी 1 लाख की एफडी अब 60,000 की एफडी हो गई। अरे ये क्या चल रहा है? ऐसा नहीं होता सर, एफडी उतनी ही रहती है। मार्केट गिर रहा है रोज, लेकिन आप एफडी को देख के खुश हो रहे हैं, मैं एफडी है, मैं एफडी। रियल एस्टेट भी एक तरह से जा सकता है, बट रियल एस्टेट आमतौर पे थोड़ा स्टॉक मार्केट से ना पॉजिटिवली कनेक्टेड होता है। मार्केट अगर टूटा बहुत जोर से, रियल एस्टेट में पैसे ना पूंजीपतियों के होते हैं, और मार्केट में भी, तो अगर उनको वहां नुकसान हुआ वो रियल एस्टेट को तोड़ देंगे, तबाह कर देंगे। सो रियल एस्टेट आमतौर पे उतना आपको फायदा नहीं देगा, बट स्टिल अगर आप अपने पैसे को थोड़ा थोड़ा करके बांटो, इट विल गिव यू गुड डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट। और ये डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट नंबर ऑफ स्टॉक्स में भी करिए, बट एट द सेम टाइम नंबर ऑफ एसेट क्लासेस में भी करिए। अपना पैसा थोड़ा सा स्टॉक्स में डालिए, अपना पैसा थोड़ा सा गोल्ड में डालिए, और अपना पैसा थोड़ा बहुत इधर उधर फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह में भी करिए। दिस कॉल्स फॉर फ्यू थिंग्स जो हमारे को दिमाग में क्लियर करना पड़ेगा। नंबर 1, एक बार ऐसे ही एग्जांपल्स लेकर के चलते हैं अपने। आपको लिखना नहीं है, लिखना होता तो मैं बताता, ठीक है? एक बार सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। इंडिया में निफ्टी 12% से 13% रिटर्न देता है पर एनम, ठीक है? फिक्स डिपॉजिट्स मान लेते हैं 6% से 7% के बीच में देगा। गोल्ड में आमतौर पे 6% से 10% कुछ भी रिटर्न मिल सकता है, गारंटी कोई चीज की भी नहीं है। मार्केट्स में गारंटी कोई चीज की भी नहीं होती, ठीक है ना? एंड मान लो रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट का देखो हालांकि डेटा वेरीफाई करना बहुत मुश्किल होता है, बट मैं एक बार के लिए मान रहा हूं 4 to 10% रियल एस्टेट का इंक्रीमेंट हो सकता है, ठीक है? आमतौर पे लोगों का क्या बिलीफ है पता है? लोग यहां अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है? एक बार मान लेते हैं 25% हर जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और मैं सबका नंबर भी ले लेता हूं। यहां पे 12 से 13 की जगह मैं 12 ले ले रहा हूं, यहां पे 7% ले ले रहा हूं, यहां पे मैं गोल्ड में 6% ले ले रहा हूं, और यहां रियल एस्टेट में मैं 10% ले ले रहा हूं। लोग ना ऐसे कैलकुलेशन करते हैं, रियल लाइफ में करते हैं। मान लो एक होम लोन मिल रहा है, किसी इंसान के पास पैसे हैं, उसको एक घर खरीदना है, वो खरीद चुका है या खरीदना है, उसके पास पैसे हैं, पर फिर भी उसको दुनिया बोलेगी होम लोन ले ले, होम लोन ले ले, होम लोन ले ले। काहे को ले ले? क्योंकि होम लोन तुमको 9% पर एनम पे मिल रहा है, 9% पर एनम पे तुमको होम लोन मिल रहा है। तो लोग तुमको बोलते हैं कि होम लोन ले लो और इस पैसे को तुम इन्वेस्ट करो ना, देखो ना निफ्टी में तो तुमको 12% रिटर्न मिलता है, तो तुम 9% पे यहां ले लो और 12% में इन्वेस्ट कर दो, तुम्हारा फायदा ही फायदा है। तुम खुद बैंक की तरह ऑपरेट करने लगो। बैंक भी तो यही काम करता है, सस्ते में लेता है, महंगे में इन्वेस्ट कर देता है। तुम भी एकदम ऐसा क्रेजी चैंपियन बन जाओ, है ना? आपको लगता है ऐसा होता होगा, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तुम्हारे पास 2 करोड़ रुपए है, तुम्हारा गुर्दा ही नहीं होगा कि तुम सारा का सारा उठा करके स्टॉक्स में डाल दो। समझो इस बात को, तुम्हारा इतना हिम्मत ही नहीं होगा। और घर में यदि बता दिया ना, सबसे पहले पापा लोग बोलेंगे 50 लाख मेरे को दो, हम एफडी करके आएंगे। पापा तो निकल जाएंगे बैंक के लिए, और पापा बोलेंगे हम तो एफडी में डालेंगे। 50 लाख आप स्टॉक्स में डालोगे, 50 लाख का गोल्ड ले लोगे, और 50 लाख का रियल एस्टेट में मान लो कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया। आपका पैसा एक जगह इन्वेस्ट नहीं होगा, अलग अलग जगह इन्वेस्ट होगा। तो ऐसे में इफ 25% इज इन्वेस्टेड जिस पे रिटर्न आ रहा है 12%, 25% इज इन्वेस्टेड जहां पे रिटर्न आ रहा है 7%, 25% इज इन्वेस्टेड जहां रिटर्न आ रहा है 6%, और बाकी 25% इज इन्वेस्टेड जहां रिटर्न आ रहा है 10%। तो आप क्या मुझे एक वेटेड एवरेज रिटर्न बता सकते हैं क्या? कैन यू प्लीज टेल मी अ वेटेड एवरेज रिटर्न, कि आपके पूरे पोर्टफोलियो में आप ऑन एन एवरेज क्या रिटर्न कमा रहे हैं? एवरेज रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो।
एवरेज रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो, प्लीज सोच करके बताइए मुझे, कैलकुलेट करके बताइए, मैं भी जरा कैलकुलेशन कर लूं। एवरेज रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो कितना आ रहा है दोस्तों? सर एवरेज तो आ रहा है 8.75%। सर एवरेज आ रहा है 8.75%। हकीकत आपके सामने आ गई। जब हम डिसीजन लेते हैं तो क्या करते हैं, 9 वर्सेस 12, मजे ही मजे होंगे। रियल लाइफ में जब इन्वेस्ट करने जाते हो आप खुद देख लो, पापा लोग से पूछ लो यार, पापा लोग को भी अकल है, खूब अकल है। पापा को भी पता है हाँ मार्केट में बहुत पैसा बन सकता है, बट स्टिल एफडी करते हैं कि नहीं करते? पूछो पापा लोग को, पूछो गोल्ड वोल्ड में पैसा डालते हो कि नहीं डालते, बोलेंगे हाँ डालते हैं। क्यों डालते हो पापा? गोल्ड से ज्यादा तो अपने को स्टॉक्स देगा, काय को गोल्ड में डाल रहे हो? बिकॉज दे हैवंट स्टडीड द टॉपिक, बट दे अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। उनको ये बात मालूम है कि बेटा एक जगह पैसे नहीं डाल सकते। वॉरेन बफेट की भी एक कहावत थी, ठीक है, कहावत है रादर, ये ऐसे बोलना चाहिए। उन्होंने कहा था, नेवर चेक द डेप्थ ऑफ द रिवर विद बोथ योर फीट्स। यानी अगर तुमको नदी की गहराई नापनी है तो दोनों पैर मत डालना साथ में, एक पैर डालना। सोच के पीछे मतलब क्या है, फंडा क्या है? फंडा यही है, सारे पैसे एक जगह मत डालो। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट, है ना, ये भी कहावत है। ये सारी कहावतें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार आपको सिखाना चाहती है, और वो कॉन्सेप्ट का नाम है डाइवर्सिफिकेशन, यानी आपकी रिस्क को कैसे हम कम कर सकते हैं। ये पूरा मसला हम सीखेंगे इस चैप्टर में, और इसके साथ में हम ये छोटे छोटे नुआंसेस पे भी बात करेंगे कि होम लोन जो इतना, जो ज्यादा सतर्क बनता ना, देखो अब कई लोगों की जरूरत है, इतना पैसा नहीं कमाते सर, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम 2 करोड़ का मकान ले लें। हम तो कमाते हैं मुश्किल से 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपीज की सैलरी आती है, तो हम उस सैलरी में 70-80 थाउजेंड करके हम ईएमआई भर देंगे। ठीक है, एकदम सही बात है। आपको वैसा करना है, घर लेना है, जरूरी आपके लिए होम लोन आप लीजिए। पर जो सियाने बनते हैं ना, हम तो 9% पे ले लेंगे, हम 12% पे बना लेंगे। आप पूरा आंकलन कर लेना, लास्ट में क्या आप नेट नेट गेनर हो क्या? बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखे जाते हैं, बट मोस्ट पीपल डोंट टेक द पोर्टफोलियो अप्रोच। वो पोर्टफोलियो अप्रोच नहीं समझते, और इसीलिए इस तरह के ट्रैजिक ट्रैजिक डिसीजंस लोग लेते हैं इन देयर रियल लाइफ, एंड दे डोंट रियली मेक मनी। हम ऑब्वियसली इसमें ना टॉप 5% को एक्सक्लूड कर दिया, कुछ स्मार्ट लोग होते हैं जो ये काम कर देंगे, पर मोस्ट पीपल डोंट मेक मनी। यही रीजन है दैट लॉटरी बिजनेस इतना हिट है। लोगों को पता है लॉटरी में प्रोबेबिलिटी इज अगेंस्ट अस, स्टिल स्टिल पीपल क्या इतना मैथमेटिक्स लगाते हैं? नहीं, वो तो खरीदते हैं, गवाते हैं। लॉटरी बिजनेस में पैसा बहुत है, जो लॉटरी खिलवा रहा है उसके लिए पैसा बहुत है। सिमिलरली बैंक्स कैसे प्रॉफिटेबल है? अगर आपके मेरे जैसा सयाना हो जाए इंसान, तो हम लोग बैंक को काम ही नहीं करने देंगे, हम खुद बैंक बन जाएंगे ना। ऐसा होता नहीं है दोस्त। ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस हमको बैठ करके मामू बनाएंगे, और इनका काम है वो मामू बनाने वाला। एंड इसीलिए ये पोर्टफोलियो की समझ होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एक्चुअल में कितना रिटर्न कमा रहे हो ये समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम इन सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल हम पहली डिस्कशन करेंगे जिसका कोई लेना देना फिलहाल अपने अभी भी सब्जेक्ट मैटर से नहीं है, या फिर मैं कह सकता हूं एग्जाम से लेना देना नहीं है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम पहला पॉइंट लिखते हैं। बेसिक्स, इनका रियल लाइफ से ज्यादा लेना देना है, ध्यान रखना। अ पोर्टफोलियो अप्रोच, a portfolio approach considers our investments
in all asset classes and provides us with return generated on our overall wealth. A portfolio approach considers our investments in all asset classes and provides with return generated on overall wealth. Portfolio management encompasses risk management and tries to diversify some risk of our investments. हम दो चीजों का मतलब समझ गए। पहला हम समझ गए पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द इन्वेस्टमेंट्स दैट यू हैव डन। इसका अगर आप रिटर्न निकालेंगे तो वो रिटर्न आपको आपकी पूरी ओवरऑल वेल्थ पे आप क्या कमा रहे हो वो बताता है। लोग सेलेक्टिवली जो डिसीजन लेते हैं इन देयर रियल लाइफ कि नहीं हम तो इतना परसेंट रिटर्न कमा रहे हैं, उनकी वो कैलकुलेशन बहुत गलत है। एंड यू विल मीट वेरियस पीपल लाइक दिस। मैं बता देता हूं, एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूं। मान लो बैंक में पड़े हैं 50 लाख रुपए, स्टॉक्स में पड़े हैं 50 लैक्स। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। सर बैंक में 50 लाख किसके होता है? होता है ठीक है। बैंक में 50 लाख रुपए पड़े हैं और 50 लाख रुपए स्टॉक्स में पड़े हैं। और उस आदमी को जाकर के आप एक क्वेश्चन करो, सिर्फ इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन करो, कितना रिटर्न जनरेट करता है तुम? तो बोले आप 15%। स्टॉक्स में डाला हुआ ना 15%। अरे भाई तू पोर्टफोलियो अप्रोच तो लगा, तेरा 50% 15% जनरेट कर रहा है, पर बाकी 50% बैंक में पड़ा है, 3% रिटर्न आ रहा है उसमें। तुम्हारा ओवरऑल वेटेड एवरेज रिटर्न तो सिर्फ 9% बन रहा है। पीपल मेक दिस मिस्टेक, यू विल मेक दिस मिस्टेक। This chapter tries, in the first front, it tries to teach you, please take a portfolio approach. Don't take any other approach. ऐसा individualistic मत सोचिए, जब सोचना है टोटलिटी में सोचिए। कई लोग घर में पैसा रखना सोचते हैं, कई लोग वॉलेट में बहुत पैसा रखते हैं। कभी अकाउंटिंग करिए उस बात की, वॉलेट में कितने रुपए आपके पड़े हैं, उस पर रिटर्न नहीं आ रहा है आपको, कभी उसका कैलकुलेशन कभी भी हुआ आपसे? नहीं सर कभी नहीं हुआ, इतना तो बैंक में डालते तो कुछ तो आता, बेकार में पैसा पूरा वॉलेट भरा हुआ रहता पैसे से। आपने कभी उसकी अकाउंटिंग ही नहीं कह रहे, क्योंकि ट्रेसेबल नहीं है ना इतना इजीली। सिमिलरली सबको स्टॉक्स दिखेगा, थोड़ी बहुत कुछ लोगों को एफडी दिखेगी। व्हाट अबाउट द मनी दैट इज लाइंग हियर एंड देयर? इन सारी चीजों को साथ में लेकर के इवैल्यूएट करना ही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का पहला कर्तव्य है। नंबर 2 ये है कि ये आपको रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से सिखाएगा। कैसे होगा रिस्क मैनेजमेंट, आइए वो बात करते हैं। देयर आर 2-3 कोर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। मुझे सिर्फ आपसे हाँ या ना में सुनना है कि आपको वो आता है कि नहीं आता। तो चैट बॉक्स पे एकदम रेडी रहिएगा। क्या आपको पता है मीन क्या होता है? मीन को आप एवरेज भी कह सकते हैं। आपको पता है मीन क्या होता है? मीन आइडिया है? मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स आई बाई एन। देखने में ये बड़ा बेढंगा सा लग रहा है, लेकिन इसका ट्रू सेंस क्या है, ट्रू मीनिंग क्या है, वो आपके सामने आ जाएगा।
और एक फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई. सो नंबर वन इज समेशन ऑफ एक्स आई बाई एन या फिर समेशन ऑफ पी आई एक्स आई. अगर सवाल में वेट्स दिए हुए रहे तो डब्ल्यू आई एक्स आई भी कर सकते हैं. दिस इज मीन एवरेज रिटर्न. कैसे निकलता है आपको बताया मैंने. मेरे को ये जानना आपसे, आपको आता है क्या मीन वीन पता है आपको क्या होता है. अच्छा, वेरिएंस क्या होता है सर. वेरिएंस इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन. ये स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में ऐसा बोलते हैं दैट वेरिएंस इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन. हम अपनी दुनिया में इसको रिस्क का रिप्रेजेंटेटिव मानेंगे. किसी भी शेयर में उठापटक हो तो वो उठापटक को कैप्चर कौन करेगा. वो उठापटक को कैप्चर करेगा वेरिएंस. वेरिएंस की ये ताकत है कि तुम्हारा अगर स्टॉक में उठापटक हो रहा है, बहुत वॉलेटाइल है, तो ये पकड़ लेगा और ये तुम्हारे को एक हायर वेरिएंस नंबर देगा. जाहिर सी बात है जिसका हायर वेरिएंस नंबर वो ज्यादा रिस्की होगा. तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल टूल है. इसको हम यूज करेंगे इन अवर एनालिसिस. ठीक है, इसको हम कहते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन या फिर रिस्क. थर्ड है स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन इज, अच्छा इसका फॉर्मूला लिखवाना था ना वेरिएंस का. फॉर्मूला लिखिए समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मीन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन. समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मीन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन. और एक फॉर्मूला है, शायद मैं लिख नहीं पाऊं, यहां लिखूंगा फिर मैं, समेशन ऑफ पी आई ब्रैकेट में एक्स आई माइनस एक्स मीन होल स्क्वायर. ये दोनों वेरिएंस के फॉर्मूले याद रखिएगा. स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है. एकदम वेरिएंस जैसा होता है. इट इज जस्ट लाइक वेरिएंस बट बेटर. वेरिएंस से ये बेटर होता है. इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस. इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस. एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं कोवेरियंस. कोवेरियंस, अब इस पे मैं लिख रहा हूं सिमिलर टू वेरिएंस. सिमिलर टू वेरिएंस but expresses volatility between two variables. Expresses volatility between two variables. This is similar to variance but it expresses volatility between two variables. ये दो वेरिएबल के बीच का volatility को एक्सप्रेस करता है. फॉर्मूला क्या है सर. फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मीन वाई आई माइनस वाई मीन डिवाइडेड बाई एन. या फिर प्रोबेबिलिटी अगर दी हुई हो तो ये कोवेरियंस का भी फॉर्मूला यूज होता है. पांचवी चीज है कोरिलेशन कोएफिशिएंट. पांचवी चीज है कोरिलेशन कोएफिशिएंट. इसका फॉर्मूला होता है कोवेरियंस
कोवेरियंस divided by sigma x sigma y, and covariance of xy is taken here, sigma x sigma y. कोरिलेशनशिप कोएफिशिएंट क्या करता है? इट स्टैंडर्डाइजेस कोवेरियंस. सो एक को बात नहीं समझ में आया, आप जो लिखवाए बस हम लिख लिए. लिखिए प्लीज, लिखिए, मैं सब समझाऊंगा आपको. कौन से फॉर्मूले का क्या काम है, ये सारे फॉर्मूले आपको मैं समझा दूंगा, बट एज ऑफ नाउ आपको सिर्फ इनके बारे में लिखना है. एंड आई एम श्योर आपने इनका सबका नाम सुना हुआ है, आपने इन सब के बारे में पढ़ा हुआ है. स्टैटिस्टिक्स कभी ना कभी कोई ना कोई लेवल पे पढ़ा होगा, और ये मोटा मोटी सब चीजें आपकी सुनी हुई है, कुछ भी नया नहीं है इसमें. तुमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा मीन, हमने पढ़ा वेरिएंस, हमने पढ़ा स्टैंडर्ड डेविएशन, हमने पढ़ा कोवेरियंस, और हमने पढ़ा कोरिलेशनशिप कोएफिशिएंट. ठीक है. इन सारी चीजों के बारे में आपका होमवर्क क्या रहेगा? लिख लो लिख लो लिख लो. होमवर्क: क्लियर कॉन्सेप्ट्स from YouTube playlist. Clear concepts from YouTube playlist. काहे को सर? बिकॉज इनमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी तो नहीं है. वैसे आप पढ़ाई करो, पढ़ाई के लिए फॉर्मूले की जरूरत है, फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला से बन जाएगा सब कुछ. ये एक्सपेक्टेड भी है कि आपने इन सब के बारे में पढ़ा होगा, तो जाहिर सी बात है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में अभी स्टैटिस्टिक्स सिखाने की कोई जरूरत नहीं है. फॉर्मूले सब सिखा रहा हूं आपको मैं, बट इनके पीछे का अंडरलाइन कॉज जानना है तो प्लेलिस्ट देख के आना. आई कैन बेट, आई कैन बेट कि आप अगली क्लास में आओगे और आप बोलोगे सर फाइनेंस छोड़ो, आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ाना शुरू करो. क्योंकि हमने जब अपने लाइफ में ये सब चीजें पढ़ी थी, हम इनके बारे में समझे ही नहीं. हम तो सिर्फ फॉर्मूले रट रट के गए. कोई फॉर्मूले में क्यों अंडर रूट आ रहा है, क्यों स्क्वायर आ रहा है, क्यों कुछ हो रहा है, हमें कुछ आइडिया ही नहीं था. आप ये बात मुझसे कहने वाले हो, है ना? तो जब कहोगे तो वो प्लेलिस्ट देख ही लेना, उसके बाद कहना. क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट इतने तगड़े लेवल पे डिस्कशन हुए हुए हैं कि आपको मजा आ जाएगा. एक छोटा सा नोट लिखिए यहां पे. फॉर कैलकुलेटिंग variance and covariance, for calculating variance and covariance, sometimes we use n minus 1 instead of n. The change is introduced when you are working with a sample data. सर सैंपल और पॉपुलेशन थोड़ा समझाएंगे? एकदम समझा सकता हूं. एक स्टॉक लिस्टेड है, मान लो ईयर 2020 से, तुमने उसके हर दिन का डेटा निकाल लिया, तो उसको हम कहेंगे पॉपुलेशन डेटा. क्यों क्यों ऐसा पॉसिबल कैसे है? क्योंकि जब से वो लिस्टेड है तब से हमने उसका पूरा डेटा कंसिडर कर लिया, कुछ भी छोड़ा नहीं, तो इसको हम कहेंगे पॉपुलेशन डेटा. बट कोई स्टॉक लिस्टेड है 1975 से, तब उसका डेटा ही नहीं मिल रहा इतना,
हमने उसके भी एनालिसिस करने के लिए ईयर 2020 के बाद का ही प्राइस लिया है. हैव यू कंसिडर्ड द एंटायर स्टॉक प्राइस? नो. हैव यू कंसिडर्ड द एंटायर डेटा सेट? नो. वी हैव कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ इट. उसको हम कहते हैं सैंपल डेटा. क्या कहते हैं? सैंपल डेटा. तो जब आप सैंपल डेटा को यूज करते हो तो आप n-1 इंट्रोड्यूस करते हो फॉर्मूले में, नहीं तो आप n यूज करते हो. सिंपल सा कानून है. अगर आप एक्सेल पे भी कभी भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करोगे तो आपसे पूछता है डेटा कौन सा है, सैंपल है या फिर मैं ये है पॉपुलेशन है. अकॉर्डिंगली वो डिवाइड बाई n या n-1 जो करना होता है वो खुद भी करता है. यकीन नहीं आता तो जाके चेक करना. आप ही पता करो कि हाँ हाँ दो ऑप्शन आ रहा है, पॉपुलेशन एंड सैंपल. यही वो फर्क है. पर अब मैं खराब बात बताता हूं आपको इसके बारे में. अनफॉर्चुनेटली questions are designed not so well and some answers exhibit n-1 and some n. There is absolutely no clue in the questions. This will haunt you on a few occasions. कुछ झटके खाने के लिए रेडी रहिएगा. फाइनेंस पढ़ रहे हैं, इनकंसिस्टेंसी तो मिलेगी ही. बहुत कम सवाल होंगे ऐसे, मतलब आपने करे अगर मान लो 20 सवाल 30 सवाल प्रैक्टिस, तो आउट ऑफ 20-30 एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें n-1 यूज हो जाएगा n की जगह. पर उस सवाल में भी आपको पता ही नहीं चलेगा कि n-1 यूज करना चाहिए था. देयर वुड बी नो मेंशन कि डेटा पॉपुलेशन का है या सैंपल. कुछ नहीं बोलता है तो हम पॉपुलेशन डेटा ही मानते हैं, तो डिवाइड बाई n करना लॉजिकल है. पर जब n-1 यूज करना है तो सैंपल डेटा का मेंशन होना चाहिए सवाल में, पर वो मेंशन करना ये लोग भूल जाते हैं. एंड एज अ रिजल्ट आप सीए फाइनल का एग्जाम दो या सीएमए फाइनल का एग्जाम दो, भैया ये तकलीफ दोनों को झेलनी पड़ेगी. सवाल बनाने वाले की गलती है और वो सवाल रिसोर्सेज में होने की वजह से हम लोग को बीच बीच में झटके पड़ेंगे इसके. मैं लॉजिक दे रहा हूं आपको एकदम प्रॉपरली, और ये लॉजिक सीएसीएमए में कहीं पे भी कवर्ड नहीं है. सर आपको कैसे पता? मैंने उसके आगे कुछ पढ़ाई कर ली थी फाइनेंस पे, तो मुझे पता है ये क्यों n-1 लेते हैं, क्यों n लेते हैं, उसके पीछे का कारण बता रहा हूं आपको. बट अनफॉर्चुनेटली आपकी किताबों में इसका कोई कारण मिलने वाला नहीं. एक आधा सवालों में n-1 आएगा और उस दिन आपको अपने बाल नोचने पड़े तो नोच लीजिएगा, मैं रोकूंगा नहीं. ठीक है सर? ठीक है सर, बहुत बहुत इज्जत लूट लिया एकदम. इस पॉइंट का ही इज्जत लूट लिया या कब क्या होगा हमको कोई पता ही नहीं है. ठीक है, लॉजिक चाहे तेल ले लें, ये अपने हिसाब से मतवाले होकर के सवाल बनाएंगे. ठीक है सर, आगे अब क्या करें? सर क्या करें? करना क्या है, हम एक केस स्टडी के थ्रू इन सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करेंगे. मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इन सारे के सारे फॉर्मूलों को मैं लिखा चुका हूं, बट इन फॉर्मूलों के बारे में अगर आपको अच्छे से जानना तो आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट देखनी चाहिए. वहां पे इन चीजों को गहराई से आप समझेंगे कि ये चीज होती क्या है. जहां तक बात है इस चैप्टर का, ये चैप्टर इन कॉन्सेप्ट के ऊपर और नए नए फॉर्मूले बनाएगा. तो अभी फॉर्मूले खत्म नहीं हुए हैं. वी विल लर्न मेनी थिंग्स ऑन दिस. तो ये कोर फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने ही चाहिए. ठीक है, अभी एक केस स्टडी बना रहे हैं. केस स्टडी हम कर रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर. ये है निफ्टी वर्सेस गोल्ड. निफ्टी वर्सेस गोल्ड. और हम ये जो एनालिसिस करेंगे, ये एनालिसिस आप चाहें तो एक्सेल पे भी कर सकते हैं खुद से. एक्सेल पे करेंगे, आपको ये सारी चीजें ना
डेटा एनालिसिस करना आता रहेगा थोड़ा थोड़ा करके, तो आप ट्राई कीजिएगा एक्सेल पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम पेपर्स पे करेंगे, ठीक है। चलो, पहला कॉलम है यो, दूसरा है निफ्टी 50 रिटर्न, गोल्ड्स रिटर्न। ईयर में वी हैव 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5। निफ्टी का रिटर्न -12%, 16%, 38%, 2%, 56%। गोल्ड का रिटर्न 22%, 20%, 10%, -6%, 12%। इसको -2 की जगह ना -32% कर लो, -32% कर लो। आई वॉन्ट टू टीच यू अ लेसन, इसलिए ये कर रहा हूं। सारे आर्बिट्ररी नंबर्स हैं, दीज आर नॉट रियल नंबर्स, ठीक है, एकदम आर्बिट्ररी नंबर्स है। एनालाइज एज मच एज यू कैन। अब क्या ये एक डेटा है, डेटा सेट है? द आंसर इज यस, ये एक डेटा सेट है। इस डेटा सेट में कितने वेरिएबल्स दिए हुए हैं? 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं। द फर्स्ट वेरिएबल इज निफ्टी, द सेकेंड वेरिएबल इज गोल्ड। क्या हम इन वेरिएबल से कोई एनालिसिस शुरू कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। कैसे होगा? बनाएंगे, टेबल्स बनाएंगे, जितना होगा करेंगे, ठीक है। एनालिसिस शुरू करते हैं, देखते हैं हमसे क्या क्या कैलकुलेट हो जाएगा बेस्ड ऑन दिस डेटा, ठीक है। पहला सॉल्यूशन शुरू करते हैं। हम करने वाले हैं कंप्यूटेशन ऑफ मीन वेरिएंस एंड कोवेरियंस। हम करने वाले हैं कंप्यूटेशन ऑफ मीन वेरिएंस एंड कोवेरियंस। पहले मैं सारे कॉलम्स बना देता हूं, नहीं तो आप फंस जाओगे बेकार में। 2 मिनट रुक जाओ, मुझे बना लेने दो। पहला हो गया निफ्टी, निफ्टी को मैं एक्स डेटा सेट कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? एक्स डेटा सेट। दूसरा हो गया गोल्ड, उसको मैं कह रहा हूं वाई डेटा सेट। क्या कह रहा हूं? वाई डेटा सेट। फिर एक मैं कॉलम बना रहा हूं एक्स आई माइनस एक्स मीन। दूसरा कॉलम बना रहा हूं वाई आई माइनस वाई मीन। तीसरा कॉलम बना रहा हूं एक्स आई माइनस एक्स मीन होल स्क्वायर, वाई आई माइनस वाई मीन होल स्क्वायर, और फिर एक्स आई माइनस एक्स मीन, वाई आई माइनस वाई मीन। लो जी, इतने कॉलम्स बनेंगे। प्लीज ये कॉलम्स बनाइए, प्लीज इतने कॉलम्स बनाइए। मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, तो आप चिंता मत कीजिएगा, मैं हर एक नंबर समझाऊंगा आपको कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। आओ जी, एक एक करके सारा डेटा डालते हैं इसमें। 1 2 3 4 एंड 5 ईयर्स। हमारे पास निफ्टी का रिटर्न है -12 16 38, -12 16 38।
-32। और जस्टिन के साथ सोचो वो यूट्यूब की प्लेलिस्ट का नाम क्या है, तो उसका नाम ही ऐसे ही है, SFM कॉन्सेप्ट्स, तो आप उसको देख सकते हो। -32 एंड लास्ट 56। वेरी गुड। गोल्ड का रिटर्न क्या है? गोल्ड में भी एक रिटर्न चेंज करो यार, ज्यादा हो जाएगा आई थिंक रिटर्न। गोल्ड में इसको आप कर दो, पहले वाले को 12% कर दो और दूसरे वाले को 8% कर दो। 12% एंड 8%, थोड़े चेंजेस प्लीज करो। 12 8 10 -6 12। 12 8 10 -6 12। 12 8 10 -6 एंड 12। इनका टोटल लगाइए प्लीज, हाँ टोटल लगाइए। जो x के पांचों वैल्यूज हैं उनका टोटल लगाइए। -12 +16 +38 -32 +56, तो ये आ गया 66। यहां हो गया 12 +8 +10 -6 +12, ये हो गया 36। अब हमको क्या करना है, हमको इनका मीन निकालना है। x मीन होगा 66/5 और y मीन होगा 36/5। सो 66/5 कितना होता है? इट इज 13.2। रिजल्ट्स परसेंटेजेस में ही है। आपका जो यूनिट या जो डेटा सेट का यूनिट है वो तो कांस्टेंट रहेगा ना, अगर परसेंट था तो परसेंट ही चलेगा। और 36/5 कितना होता है? 7.2%। डेटा थोड़ा बिलीवेबल लग रहा है कि नहीं, ये बताते जाना, ठीक है। अभी ये डेटा को देख करके ये बिलीवेबल लग रहा है, सर निफ्टी में आमतौर पे 13% रिटर्न मिलता है एवरेज में, तो ये ठीक है, ये एवरेज एकदम सही बता रहा है। और गोल्ड में 7% के आसपास मिलता होगा, हमको क्या मालूम, पर ये भी ठीक ही लग रहा है, निफ्टी से कम दे रहा है तो ये भी ठीक है। अब एक जाहिर सी बात है, एक चंचल मन, एक ऐसा यंग बच्चा जिसको अपनी जिंदगी बहुत बड़ी दिख रही है, 20-25 साल का है, दिख रहा है बहुत बड़ा जिंदगी है, वो बोलेगा मैं सारा पैसा निफ्टी में डाल रहा, मैं सारा स्टॉक्स में डाल रहा, मैं गोल्ड में नहीं डालूंगा। कुछ हद तक सही भी है, करना ही चाहिए वैसा काम, बट मैं कहता हूं वो काम करना रिस्की है। क्यों? सारा पैसा एक जगह डालना रिस्की है। सो रिस्क मैनेजमेंट का एक पार्ट तो सीख ही सकते हो यार, एक एक केस स्टडी के थ्रू समझते हैं ना कि अगर गोल्ड में डालेंगे थोड़ा बहुत पैसा तो क्या होगा, वही जानना चाहते हैं हम। आइए देखते हैं। सबसे पहले अब आप पहले ये समझ लो, ये जब आप 66/5 किए तो आप एक्चुअल में क्या किए पता है? आपने फॉर्मूलों का यूज किया विदाउट इवन नोइंग कि हाँ फॉर्मूला यूज हो गया। फॉर्मूला क्या कहता है? मीन का फॉर्मूला कहता है कि एक्स आई का जो भी वैल्यूज है उन सब का टोटल करो और फिर उसको डिवाइड बाई एन करो। क्या आपने ये काम किया? एकदम किया। आपने एक्स की 5 वैल्यूज दी हुई थी, उन 5 वैल्यूज को टोटल किया, उसका 66 रिजल्ट आया, फिर आपने उसको डिवाइड बाई 5 किया। 13.2 ऐसे ही नहीं आया, आपने उसके लिए ऑब्वियसली यही फॉर्मूला लगाया। आपने अंदाजा नहीं किया कि अच्छा ये फॉर्मूला ऐसा दिखता है क्या, पर नाउ यू नो इट। सो इट इज समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। सिमिलरली y के लिए भी सेम काम हुआ, y का टोटल किया वो आया 36, 36 को हमने डिवाइड किया बाई 5, तो वो भी वैल्यू हमारे पास आ गया। क्लियर? एक बार वापस कैलकुलेट कर लेते हैं, पता चला कुछ गलत निकल गया तो पूरे कैलकुलेशन की बैंड बच जाएगी। 66 सही है, 36 भी सही है, चलो ठीक है। नाउ वी कैन मूव हेड। अब हमको नेक्स्ट क्या करना है? हमको करना है एक्स आई में से एक्स माइनस करना है। सो ये है एक्स आई की वैल्यू और एक्स मीन जो है वो है 13.2, तो हम माइनस करेंगे। -12 में से अगर मैं -13.2 करूं तो मेरे हिसाब से वो -25.2 आता है। आप जरा एक बार वेरीफाई करें इसको। -12 में से मैंने और फर्दर 13.2 माइनस कर दिया, वो आ गया 25.2। नेक्स्ट होगा 16 माइनस 13.2, ये आना चाहिए 2.80। वेरीफाई कर लो प्लीज, 2.80 वेरीफाई करते जाओ। 16 माइनस 13.2, हाँ जी सर, हाँ जी सर, 2.8।
फिर 38 माइनस 13.2 ये आएगा 24.8। फिर 32 माइनस में है, इसमें से भी माइनस होगा, बेचारा पहले ही माइनस है और माइनस होगा, तो ये आएगा -45.2, -45.2। and then 56 minus 13.2, this will be 42.8। यहां तक प्लीज कंप्लीट करें। सिमिलरली मैं y के लिए भी कर लेता हूं। देख लो जी, अब हमें क्या करना है, हमारे पास एक्स आई माइनस एक्स मीन का कॉलम आया, अब उसका स्क्वायर करना है, सीधा सीधा स्क्वायर करना है। सो 25.2 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 635.04। 2.8 का स्क्वायर कितना होता है, 7.84। 24.8 का स्क्वायर कितना होता है, 615.04। 45.2 का स्क्वायर, अब सम ऑफ यू माइट थिंक सर वो -45.2 है, स्क्वायर करने के बाद सब प्लस हो जाएगा, क्या माइनस लेना है। 45.2 लो, स्क्वायर करो, वाह वाह, 2043.04। एंड फिर 42.8 का स्क्वायर 1831.84। इसका टोटल करेंगे हम, एंड ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन को वेरीफाई भी करेंगे। ठीक है, वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हो गया दोस्तों। अब हम यहां क्या करेंगे नेक्स्ट, यहां हम निकालेंगे वेरिएंस ऑफ एक्स, और वो निकालने के लिए हम करेंगे 5132.8 डिवाइडेड बाई 5। तो ये आ रहा है 1026.56, 1026.56। अब आपने यहां पे भी एक फॉर्मूला लगाया, आपको एहसास हो जाएगा थोड़ी देर में। दिस इज ऑल्सो अ फॉर्मूला दैट यू हैव अप्लाइड। सर कैसे, समझाओ। तो लो भाई समझ लो, हमने क्या किया यहाँ पे, पहले एक्स आई माइनस एक्स मीन निकाला था, फिर उसको स्क्वायर किया, स्क्वायर करके उसको डबल टोटल किया, और टोटल करके उसको डिवाइड बाई एन किया, यही काम किया ना। चेक कर लो, वेरिएंस क्या सिखाता है हमको, वेरिएंस यही बोलता है कि एक्स आई माइनस एक्स मीन निकालो, फिर उसका स्क्वायर करो, फिर उसका टोटल करो, फिर उसको डिवाइड बाई एन करो। कुछ नया नहीं किया, जो फॉर्मूला बोल रहा है वही हमने काम किया। एक्स आई माइनस एक्स मीन किया, उसको स्क्वायर किया, टोटल किया, डिवाइड बाई एन किया, ये आ गया वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस का एक प्रॉब्लम है, इसका जो यूनिट है वो परसेंटेज स्क्वायर आ रहा है? परसेंटेज स्क्वायर कैसे, मैं एक्सप्लेन करता हूं, समझो। ये 2.8 को ही ले लो एक बार के लिए, ये 2.8 का यूनिट क्या है, ये 2.8 का यूनिट है परसेंटेज। कैसे, 16% माइनस 13.2% करोगे तो 2.8% ही आएगा। और जब आप इसको स्क्वायर करोगे तो 2.8 का तो स्क्वायर हुआ ही, वो 7.84 बना,
फिर ये परसेंटेज भी क्या हो जाएगा, परसेंटेज स्क्वायर हो जाएगा। यू डोंट गेट इट। स्क्वायर फुट कैसा आता है आपके हिसाब से? जब आप 2 फीट इंटू 2 फीट करते हैं तो उसको क्या 4 फीट लिखते हैं? आप उसको फीट स्क्वायर लिखते हैं, यानी स्क्वायर फीट लिखते हैं। सो 2 फीट इंटू 2 फीट इज 4 स्क्वायर फीट। सिमिलरली हियर ऑल्सो द यूनिट इज परसेंटेज स्क्वायर। मुझे पता है सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है कि ये क्या है, नाटक क्या है ये परसेंटेज स्क्वायर, बट इसके पीछे कहानी है, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि परसेंटेज स्क्वायर ये है और इसीलिए ये हमको प्रॉब्लम देगा। इस प्रॉब्लम को आप ठीक कर सकते हैं, कैसे करेंगे मैं बताऊंगा। फिलहाल वी हैव टू डू द सेम टास्क फॉर y एज वेल। सो y के लिए क्या किया, 4.8 लिया, स्क्वायर किया, सो ये आ रहा है 23.04। फिर 0.8 लिया, स्क्वायर किया, 0.64। 2.8 लिया, स्क्वायर किया, 7.84। 13.2 लिया, स्क्वायर किया, 174.24। 4.8 लिया, स्क्वायर किया, 23.04। ये वेरिएंस ऑफ y आ जाएगा। दिस इज, सॉरी वेरिएंस तो नहीं आएगा, ये तो अभी टोटल आया है। वेरिएंस यहां आ जाएगा 228.8 बाई 5, 228.8 डिवाइडेड बाई 5। सो ये आ रहा है दोस्तों 45.76, 45.76 एंड दिस इज ऑल्सो इन परसेंटेज स्क्वायर। क्लियर है? हम इसी के नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिग्मा। सो सिग्मा एक्स कितना आएगा, अंडर रूट कर लो, अंडर रूट कर लो, 1026.56 है आपका वेरिएंस, उस पे अंडर रूट क्लिक करो तो ये आ रहा है 32.04 परसेंटेज। वो परसेंटेज आ गया, क्यों? परसेंटेज स्क्वायर को जब वापस अंडर रूट करोगे तो वो क्या बन जाएगा, परसेंटेज बन जाएगा। तो एकदम सही है। और सिग्मा वाई आ रहा है 45.76 का अंडर रूट 6.76 का परसेंटेज, 6.76 का परसेंटेज। नाउ दिस इज वेयर यू हैव ऑल्सो अप्लाइड वन मोर फॉर्मूला। यहां कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया सर? वो एसडी वाला किया क्या? एकदम किया आपने। एसडी वाले फॉर्मूले के लिए हम क्या करते हैं, हमने वेरिएंस को अंडर रूट किया होगा। क्या हमने किया? एकदम किया। वेरिएंस जो भी आया उसको हमने अंडर रूट किया तो इससे स्टैंडर्ड डेविएशन निकला। अब यहां आपके पास फंडामेंटल कुछ इंफॉर्मेशन आ गई जिसके बेसिस पे आप अपने डिसीजन ले सकते हो। जैसे अभी के लिए मैं ये कह सकता हूं कि निफ्टी में इन्वेस्ट करने से आपको ऑन एन एवरेज 13.2% रिटर्न मिल सकता है। सर मिल सकता है क्यों बोल रहे हो? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो हिस्टोरिकली हुआ है वो फ्यूचर में भी होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो निफ्टी में 13.2% किसी भी बंदे को रिटर्न मिल सकता है, देयर इज अ ग्रेट चांस। लेकिन उसके जगह वो स्टैंडर्ड डेविएशन लेगा 32% का, विच इज ह्यूज। मतलब ऑब्वियसली रिटर्न है 13% पर रिस्क भी बहुत ज्यादा है। रिस्क का परसेंटेज आ रहा है 32.04 समथिंग परसेंट, बहुत ज्यादा है ये, बहुत ज्यादा। तो दूसरा अल्टरनेटिव क्या है? दूसरा अल्टरनेटिव है कि आप थोड़ा गोल्ड में भी इन्वेस्ट करें। गोल्ड में 7.2% रिटर्न आ रहा है। नॉट इंटरेस्टेड। कहां 13.2, कहां 7.2, वी डोंट वांट इट। सुन तो लो, ये गोल्ड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सिर्फ 6.76% आ रहा है। मैं फिर से बोल दूं, दीज आर नॉट एक्चुअल डेटाज। इसके बेसिस पे ऐसा मत होना कि कल सुबह पहुंच जाओ सोना पट्टी और जाकर के सोना लेने लगो। मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको बस बताना चाह रहा हूं कि दो एसेट क्लास आपस में क्यों डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट देते हैं आपको। प्रूव करूंगा ये, चिंता मत करो, ठीक है। अब इसके बाद हमको एक और चीज कैलकुलेट करनी है, वो है कोवेरियंस। वो कैसे होगा वो भी हम बताएंगे, बट अभी के लिए आपके पास मीन आया, अभी पास वेरिएंस आया, आपके पास एसडी आ गया। अब अपने क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? कोवेरियंस। कोवेरियंस के लिए क्या होगा सर? कोवेरियंस के लिए हमारा जो xi माइनस एक्स मीन का कॉलम है यानी ये वाला, और ये yi माइनस वाई मीन वाला जो कॉलम है यानी ये वाला,
यानी इन शॉर्ट इन दोनों को आपस में प्रोडक्ट करेंगे. सो -25.2 एंड 4.8 शुड बी मल्टीप्लाइड विथ ईच अदर. क्या हम ये करना जानते हैं? अरे हम क्या कैलकुलेटर करेगा ना. 25.2 माइनस में है इंटू 4.8. अब माइनस प्लस का ध्यान रखना पड़ेगा. तो ये आ रहा है -120.96. फिर नेक्स्ट है 2.8 इंटू 0.8. ये आ रहा है प्लस में 2.24. नेक्स्ट आ रहा है 24.8 इंटू 2.8. ये आ रहा है 69.44. क्लियर? फिर आ रहा है 45.2 इंटू 13.2. इन दोनों का माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा. तो ये आ रहा है 596.64. फिर आ रहा है 42.8 इंटू 4.8. ये आ रहा है 205.44. इसका टोटल आ रहा है 752.80. इसका टोटल आ रहा है 752.80. इसको भी आप डिवाइड करें बाई 5, कुछ तो आएगा ना. ये आ रहा है 150.56. ये भी परसेंटेज स्क्वायर में आ रहा है. इसको हम कहते हैं कोवेरियंस. दिस इज कोवेरियंस. परसेंटेज स्क्वायर में आ रहा है 150.56 परसेंटेज स्क्वायर. डन दोस्तों. अब यहां पे भी आपने एक फॉर्मूला लगाया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है. आपने यहाँ क्या किया, एक्स आई माइनस एक्स मीन और वाई आई माइनस वाई मीन को आपस में मल्टीप्लाई किया, उसका टोटल किया और फिर उसको डिवाइड बाई एन किया. क्या ये कोई फॉर्मूला है? एकदम है सर फॉर्मूला. ये रहा फॉर्मूला. एक्स आई माइनस एक्स मीन, वाई आई माइनस वाई मीन को आपस में मल्टीप्लाई किया, उसका टोटल किया, टोटल करके डिवाइड बाई एन किया. सो यू हैव अप्लाइड ऑलमोस्ट एवरी फॉर्मूला टिल हियर. आपने 4 फॉर्मूले चारों यूज किए एक एक करके. एक बचता है कोरिलेशनशिप कोएफिशिएंट, उसको आज यूज नहीं करेंगे, आज उसकी जरूरत नहीं है. ठीक है, आज इसकी जरूरत नहीं है. अब 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 हम इस डेटा से एनालिसिस शुरू करेंगे कि हमको क्या फायदा होगा अगर हम थोड़ा थोड़ा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट शुरू करें. तो क्या हमारी रिस्क में कमी आएगी, क्या हम ये चेक करना चाहते हैं. अभी फॉर द टाइम बीइंग स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंड्स एट 32.04%, विच इज वेरी हाई. क्या हम इसको कम कर सकते हैं? वी वुड लाइक टू नो दिस. इसी को जानना है हमको. आते हैं कंक्लूजन पे आते हैं. कंक्लूजन. We will now check whether investing 30% in gold and 70% in Nifty will affect return और रिस्क. हमारी एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है, प्लीज ध्यान दे देना. हमारी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है कि वी आर 100% इन्वेस्टेड इन निफ्टी,
तो हमारा रिटर्न कितना बन रहा है? ऑन एन एवरेज रिटर्न बन रहा है 13.2%, बट आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? दैट इज 36% के आसपास, 32.04%। ये आपका एग्जिस्टिंग सिचुएशन है। प्रपोज्ड सिचुएशन क्या है? प्रपोज सिचुएशन है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 70% डालें निफ्टी में और 30% डालें गोल्ड में। अगर हम इनके रिटर्न्स की बात करें तो निफ्टी देगा 13.2%, गोल्ड देगा 7.2%। क्या हम वेटेड एवरेज निकाल सकते हैं? आपको आता है क्या वेटेड एवरेज करना? आता है तो सोच के बताओ प्लीज। 70% आपने इन्वेस्ट किया निफ्टी में और 30% आपने इन्वेस्ट किया गोल्ड में, तो आपका रिटर्न तो कम तो होगा, जाहिर सी बात है यार, स्टॉक्स को छोड़ करके गोल्ड खरीद रहे हो, रिटर्न तो कम होगा तुम्हारा। कितने से कम हुआ, क्या हुआ, वो हम जानना चाहते हैं। रिटर्न आ गया 11.4%। पहले हम कमा रहे थे 13.2, अब हो गया 11.4। बहुत खराब लग रहा है सर, रिटर्न कम करवा दिया जबरदस्ती हमारा। अब ये जरूर दिखाना कि रिस्क अच्छे से कम हो जाए। रिस्क अगर कम नहीं हुआ तो सर मजा नहीं आएगा। रिस्क बताओ, रिस्क उसी को देखना है, रिटर्न तो कम करवा दिया। मैं मानता हूं दोस्तों, हमने जो डिसीजन लिया कि हम अपना पैसा थोड़ा सा उठा के गोल्ड में भी डालेंगे, क्यों? क्योंकि भैया पोर्टफोलियो सीख रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन की आप बात कर रहे हो, तो थोड़ा इधर से उठा के उधर डालेंगे, जाहिर सी बात है। पर ये काम करने के चक्कर में हमारा जो रिटर्न का नुकसान हुआ, इसका कैसे हम भरपाई करें? तो इसका भरपाई हो जाएगा अगर हमारी रिस्क कम हो गई तो। वो कहावत सुनी होगी ना, क्या कहावत थी? कहावत कुछ भी हो सकती है यार, मतलब ये मान लो ना यार, जीवित रहे तो सब, हाँ क्या बोलते हो, कहावत है यार, सलामत, भूल गया यार मैं। मतलब यही है कि बचे रहे तो सब जिंदगी है यार, है ना? मतलब जीवन है तो सब कुछ है। तो रिस्क कम करना है। 36% का स्टैंडर्ड डेविएशन क्रेजी होता है, क्रेजी। 36 नहीं, 32% का हार्ट अटैक आ जाएगा यार। अपने को इतना रिस्क नहीं चाहिए, रिस्क को कम करना है। कैसे होगा कम? हम डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। अगर यहां रिस्क कम हो गया तो हम लोग को समझ में आ जाएगा हाँ भी हमको फायदा ही होगा इससे, तो और रिस्क कम करते हैं। चलो, इधर मैं आपको एक, बस ऐसा समझ लो, एक बार के लिए मेरे को माफ करना, मैं आपको एक गंदा फॉर्मूला लिखा रहा हूं जो अभी एकदम नहीं समझा रहा, बस उस फॉर्मूले से रिटर्न रिस्क निकलेगा, ठीक है? तो प्लीज वो एक बार लिख लो फॉर्मूला। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ WX RX स्क्वायर, सॉरी, WX सिग्मा X स्क्वायर प्लस WY सिग्मा Y स्क्वायर प्लस 2 इंटू WX WY कोवेरियंस ऑफ XY। प्लीज ये फॉर्मूला लिख लो, मैं ये समझा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए ये फॉर्मूला लिख लो। और जो जो अपने वो पता है वो अपने यहाँ पे ठीक से लिखने वाले हैं फॉर्मूले के हिसाब से। पहले आप लिख लो, मैं हर चीज समझाऊंगा आपको। अब इसे हम कैलकुलेशंस के लिए ले रहे हैं। WX क्या होता है सर? WX होता है वेट ऑफ X। हमारे डेटा सेट में हमने X किसको माना था? निफ्टी को। तो निफ्टी में हमारा वेटेज है 70% का,
तो हम यहां लिखने वाले हैं 0.70। और निफ्टी का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आया था? निफ्टी का स्टैंडर्ड डेविएशन आया था 32.04। सो यहां लिख रहे हैं हम 32.04। ऐसे ही 30% हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, स्क्वायर करना मत भूलना। 30% हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहां पे? इन गोल्ड। गोल्ड में स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आया था? 6.76। तो यहां मैं लिख रहा हूं 6.76, फिर इसका स्क्वायर, फिर 2 इंटू वेट ऑफ निफ्टी, वेट ऑफ गोल्ड इंटू कोवेरियंस का अमाउंट। हमारा कोवेरियंस का टोटल क्या आया था? कोवेरियंस आया था 150.56। हमने जो जो चीजें कैलकुलेट करी उन सभी चीजों को यूज करने की चेष्टा करी। ध्यान रखना, ये डब्ल्यू एक्स क्या है? दिस इज वेट ऑफ एक्स। ये डब्ल्यू वाई है, वेट ऑफ वाई। एक्स हो गया निफ्टी का वेट, 70% इन निफ्टी आपने इन्वेस्ट किया है। गोल्ड का वेटेज हो गया 30%, सो दैट इज 0.30। दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन हम ऊपर निकाले थे, हमने वही फॉर्मूला यूज किया। फिर वापस वेट और एक्स, दोनों का वेट जो है 30 और 70, वो हमने यहां पे कंसिडर किया। एंड फिर लास्ट में कोवेरियंस का अमाउंट डाल दिया जो कि हमने खुद से कैलकुलेट किया है। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। $503.02, 4.11, 63.24। %23.88 हुआ। 23.88% पे आप आ गए। 23.88% पे आप आ गए। अब हमको सही में देखना है कि क्या सच में डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिला क्या। तो इसके लिए रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ करके देख लेंगे, पता चल जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाल लेते हैं। क्या होता है सर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस? इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन। पहले हमारा पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन चल रहा था 32.04% और रिटर्न चल रहा था 13.2। तो पहले हमारा स्कोर था 2.43। अब हमारा यही स्कोर चलेगा 23.88 डिवाइडेड बाई 11.44। हमने ये अपना स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लिया और हमने यहां पे 11.4 अपना मीन भी निकाल लिया। तो ये कितना आ रहा है दोस्तों? दिस इज 2.09। 2.09। और सीवी के लिए लोअर द बेटर होता है। सीवी में लोअर द बेटर होता है। तो 2.43 से आप गिर करके 2.09 पे आए, मोस्ट वेलकम। इसका मतलब रिस्क रिटर्न दोनों को साथ में कंसिडर अगर करते हो तो आपने डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट उठाया है। आपको रिटर्न में उतनी गिरावट नहीं आई। रिटर्न 13.2 से 11.4 आया, थोड़ा गिरा,
पर रिस्क सिग्निफिकेंटली गिर गया। देखो रिस्क 32 से 24 आया है, 25% से डिक्रीज हुआ है, रिटर्न 25% से डिक्रीज नहीं हुआ। अगर 13.2 25% से डिक्रीज होता तो ये 10% के नीचे चला जाता। क्या हुआ ऐसा? नहीं, हमारा रिटर्न 11.4 मेंटेन रह गया। मैं यही कहना चाह रहा हूं दैट द बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन आर नॉट प्रोपोर्शनल। मतलब जितना से अगर आपने रिटर्न कम, मतलब रिस्क कम करना चाहा, क्या रिटर्न भी उतने से कम होता है? नहीं, रिटर्न थोड़ा कम कम होता है, रिस्क ज्यादा जोर से कम होता है। यही डाइवर्सिफिकेशन का एसेंस है। आने वाली क्लासेस में हम यही सब सीखेंगे। पोर्टफोलियो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको खत्म होने में बहुत क्लासेस लगेंगे। आई एम नॉट काउंटिंग फ्रॉम हियर, पर बहुत क्लासेस लगेंगी। एंड आप अभी जो सीखे हो ये तो कोर चीजें सीखे हो, इसलिए आज कॉपी में लिखा है मैंने कोर कॉन्सेप्ट्स। इनके इर्द गिर्द बहुत कुछ बनेगा, तो आपको इन सारी चीजों को ढंग से समझना पड़ेगा। आज दो चीजें बातों में आई पर उस पर डिस्कशन नहीं हुआ। पहला था को रिलेशनशिप कोएफिशिएंट और दूसरा था ये पोर्टफोलियो रिस्क या पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन। इन दोनों पे चर्चा आज नहीं हुई, अगली क्लास में होगी। हम अगली क्लास में इन सारी चर्चाओं पे जाएंगे, बट स्टैटिस्टिक्स के कुछ बेसिक सवाल हम अगली क्लास में जब बनाएंगे, उससे पहले मैं चाहता हूं, जेन्युइनली चाहता हूं कि आप सभी स्टैटिस्टिक्स पे मेरे बनाए हुए यूट्यूब वीडियो जरूर से देख लें। उन यूट्यूब वीडियोस में मैंने मीन क्या होता है अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वेरिएंस समझाया है, कोवेरिएंस भी समझाया है, शायद को रिलेशनशिप भी समझाया है। जाकर के उन वीडियोस को चेकआउट करना। जस्ट यूट्यूब पे जाना, सर्च करना SFM कॉन्सेप्ट्स, मेरा नाम सर्च कर लेना साथ में, यू विल गेट द वीडियोस। उन वीडियो से आपको ये स्टैट्स वाले जो मैं बता सकता हूं आपको सीखना चाहिए था, आप उतने लेवल पे सीखे नहीं, वो सीख पाएंगे आप। और वो सीख करके आने के बाद ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लास में बहुत फायदा होने वाला है। विल बी सॉल्विंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास। आज के लिए टू समराइज, हम बहुत बातें किए एंड वी लर्न कि हाँ पोर्टफोलियो कोई कॉन्सेप्ट है और पोर्टफोलियो के कॉन्सेप्ट को लोग अलग ढंग से सोचते हैं। सही ढंग क्या है वो मैंने बताने की चेष्टा करी। मैंने आपको बताया लोग अधूरा चीज कैलकुलेशन करते हैं, उनको पूछोगे रिटर्न क्या आता है तो वो सिर्फ स्टॉक्स का बताएंगे, जबकि बताना पूरा पोर्टफोलियो का चाहिए। तुम्हारा पूरा वेल्थ पे क्या रिटर्न आ रहा है ये बताना चाहिए तुमको। लोग ऐसा नहीं करते, पर अपने आप से करेंगे क्योंकि हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीख रहे हैं। नंबर 2 हमने बात करा कि रिस्क मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और रिस्क को कम करने के लिए हम डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए थोड़े बहुत बदलाव करेंगे अपने पोर्टफोलियो में। इनफैक्ट मैं आपको यह भी सिखाऊंगा कि अपनी रिस्क को कम से कम कैसे कर सकते हैं। जैसे ये कम हुआ है रिस्क, इसको सबसे कम कितना कर सकते हैं, क्या ये भी हम सीख सकते हैं? एकदम सीख सकते हैं, सब कुछ आएगा। तो वो कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सब चीज सीखेंगे, मजा आएगा। बहुत कुछ है जो डेटा ड्रिवन है और जितनी चीजें हम सीख रहे हैं इन सारी चीजों को आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं विद रियल मार्केट डेटा। कैसे? बहुत सिंपल है। आज जैसे हमने रिटर्न्स अपने मन से लिए कुछ भी, आप निफ्टी के एक्चुअल रिटर्न्स ले लो, गोल्ड के एक्चुअल रिटर्न्स ले लो, एक्सेल पे जाकर के वेरिएंस कोवेरिएंस सब कुछ कैलकुलेट करके देखो। सच में जिस डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट की बात मैं कर रहा हूं क्या वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है क्या? क्यूरियोसिटी जगाइए अपने माइंड में। दिस इज वेयर यू आर लर्निंग रियल लाइफ इन योर टेक्स्ट बुक। मजा आएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में एंड आई होप आपको आज की क्लास में खूब मजा आया होगा। अगली क्लास से पोर्टफोलियो थोड़ा सा गहराई पकड़ेगा, धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट्स में अंदर घुसते जाएंगे। आज के लिए स्टैटिस्टिक्स बेसिक इंट्रोडक्शन जरूर हो गया एंड अपना पर्पस यहाँ पे सॉल्व होता है। अपने मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए।